जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। सबसे पहले आज संध्या पे कल रक्षाबंधन है। आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। नौकरी तक परिवार आप सभी के लिए कामना करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि आप सभी भाइयों को, सभी बहनों को जॉब लगे, खासकर सरकारी जॉब लगे, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगे। और जो भी बीपीएससी टीआरई 4 या टीआरई 5 में आने वाले भावी शिक्षक हैं, उन तमाम की सपना जो संजोए हुए हैं, लगातार आप पढ़ भी गए, वो सब पूरा हो और अपनी बहन को एक गिफ्ट दें। जो आजकल बचपन से हम लोग राखी बनवाते हैं और रक्षाबंधन पे अपनी बहन को मिठाई खिलाते हैं, बहन भी भाई को मिठाई खिलाते हैं और इसी दौर में बहन को भी कुछ गिफ्ट देते हैं, 2 रुपया देते हैं या कुछ भी देते हैं। इस बार का गिफ्ट आप बहन से वादा कीजिए और बहन भी भाई से वादा कीजिए कि बहन भाई को बोलिए, भैया इस बार कुछ नहीं चाहिए, बस आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और जब सफल होके आइएगा, तो पहली मुलाकात इस बहन से करना। ये सभी बहनों को अपने भाई को कहना है, जिनका भाई पटना हो या कहीं भी पढ़ रहा है, लॉज में रह के, घर से दूर रह के, जो अपनी बहन से मिल भी नहीं पा रहा होगा। कितने साथ पटना में पढ़ रहे होंगे या 38 जिला में कहीं न कहीं डेरा या लॉज में रहते होंगे, जो इस इच्छा में घर नहीं जा रहे हैं, इस दुविधा में घर नहीं गए होंगे कि क्या जाएँ, क्या मुँह लेके जाएँ? सफल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल निराश नहीं होना, आप सफल हैं, तभी आपने जीवन में बीएड, एसटेट सब क्वालीफाई करके बैठा है। बस आप अपने आप पे विश्वास रखिए, लास्ट कड़ी है बीपीएससी टीआर 4 शिक्षक भर्ती या भविष्य में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, 100% आप सफल होंगे। और जो बहन तैयारी कर रही है, वो भी बहन कहीं न कहीं भाई से नहीं मिल पाती होगी या नहीं आ रही है, उन भाई बहन को भी दुःख नहीं होना है। अपने भाई को वादा करना है, बहन, भैया मैं अब आऊँगा, उस दिन आऊँगा जिस दिन नौकरी लेके आऊँगा और आपके कलाई पे राखी नहीं बल्कि आपसे दिल से गला मिलूँगा और माता-पिता के सपने हम पूरे करेंगे। तो ये इस आशा से आप रक्षाबंधन, आज शाम है, कल रक्षाबंधन है, तो इसी बीच हम आपको रक्षाबंधन पे आपको हम हिस्ट्री का, आधुनिक भारत के इतिहास का 50 क्वेश्चन हम लेंगे और ये हम ही हैं। और इस भाई को भी इस कलाई पे सभी जितने भी हमारी बहन देख रही हैं, तो आप नौकरी तक कमेंट में अवश्य लिखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और एक रक्षा सूत्र भी कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। हम भी आपको मिस करते हैं, सभी बहनों को मिस करते हैं, जहाँ से भी जो देख रहे हैं, उन सभी को मेरा साधुवाद, प्रणाम। खूब खुश रहिए, दनदनाते रहिए, कभी भी इधर-उधर पे ध्यान नहीं दीजिए, विश्वास रखिए, बस पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई इस सोच से कीजिए कि नहीं पढ़ेंगे तो समाज में हमारे माता-पिता को कोई ताना देगा। बस इसलिए पढ़िए और पढ़ने में आपकी कोई कमी नहीं है। बस वैकेंसी आएगी और उसको लेके सिलेक्शन लेके पैसा पहला पेमेंट अपने माता-पिता को देना है या कोई भैया भाई बहन को देगा, कोई बहन भाई को देगा। है ना? चलिए, लॉट्स ऑफ लव नौकरी तक की तरफ से। मिस कर रहे हैं हम भी, अपनी बहन है। इस बार मैं अपनी बहन के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि वो भी बिज़ी है। खैर, डिजिटल इंडिया है। व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, वहीं से ढेर सारा प्यार हमारी बहन से भी होगा और आप सभी से प्रणाम है। खुश रहिए। चलिए, आज की क्लास जो होगा बीपीएससी तैयारी 4 भर्ती के लिए, रक्षाबंधन में हिस्ट्री का क्लास जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको हम बता दें, आप सभी को, बहुत सारे साथी यूट्यूब पे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जब चेक किया, तो आप यूट्यूब इसमें पैसा नहीं लगता है। तो यूट्यूब पे जाके आप देखते हैं वीडियो बहुत सुंदर। आप अगर NAUKARI नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा ये होगा कि हमारी ताकत और मजबूत हो जाता है और दूसरा आपके पास कोई भी न्यूज़ या कोई भी पढ़ाई का चीज़ आपके पास पहुँचेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ डी लिखा जाएगा, यहाँ पे घंटी का बटन है, इसको दबा के ALL ऑल कर लीजिएगा और कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 2,33,000 का ये अपना परिवार है, नौकरी तक परिवार, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, शुरुआत करें। मुस्कुराते हुए कुर्सी की पेटी बाँध लें और बढ़िया से बैठिएगा। पानी-वानी मत पीजिएगा, हम रिवीजन करवा रहे हैं हम, ठीक है? चलिए। बंगाल विभाजन से हम शुरुआत करेंगे, आपके स्क्रीन पे है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर ये कौन-सा बुक है? हम आपको बता देंगे। ये बुक आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न पे भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया बुक है। यूथ कंपटीशन का बुक है, बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 5 पर रिलेटेड है। बहुत अच्छा कंटेंट है, फिलहाल आप पढ़िए, ठीक है? और इससे पहले आपको हम एक चीज़ और बता दें कि हम आज की क्लास में क्या-क्या लेंगे, ये भी आपको हम बता देते हैं। चलिए,
आज का जो 20 प्रश्न लेंगे आपको हम, आज का जो 20 प्रश्न लेंगे, ये 6 टॉपिक से लेंगे। इसमें से आपको हम लगभग ये 5 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। 5 टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, तो इसी का रिवीजन करवाते हैं। 1905 1905 से हम स्टार्ट करते हैं। बंगाल विभाजन, स्वदेशी एवं बहिष्कार, यहाँ से मुस्लिम लीग 1906, होम रूल 1916, तिलक, इन्हीं बेसेंट का ही पढ़ा चुके हैं। और जिनका क्लास छूट गया है, तो आप यूट्यूब पे जाके नौकरी तक मारिएगा, प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है, होम शॉर्ट्स वीडियो प्लेलिस्ट, उसमें जाके आधुनिक भारत का इतिहास क्लिक कीजिएगा। टोटल 10 क्लास है, स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया है। जो पढ़े हैं उनको फायदा होगा। क्रांतिकारी गतिविधियां, साम्यवादी आंदोलन, ये नहीं पढ़ा है, फिर भी समाज टॉपिक करवाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, इस पे प्रश्न होंगे कुछ। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। खिलाफत एवं असहयोग 1920 से 22 वाला। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पढ़ाया नहीं है, फिर भी हम टॉपिक लेंगे। गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, ये 6 टॉपिक से लगभग हम 50 प्रश्न आज लेंगे। रक्षाबंधन से पूर्व संध्या पे आप सभी को, ये एक भाई का बहन के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 में जो बैठ रहे हैं, उन तमाम बहनों के लिए, इस नौकरी तक का जो परिवार का एक भाई है, छोटा सा भाई, प्यारा सा भाई, या कुछ गोलू मोलू बोलते हैं, या कुछ मोटा भाई बोलते हैं, तो इस भाई का बहन के लिए एक 50 प्रश्न का सीरीज, जो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। दिखाई देगा आपको? दिखाई देगा? चलिए, बेहतरीन। चलिए, 86 है, इसका मतलब ये मत बुझिएगा बुक का 83 नंबर है, लेकिन आप पढ़िए बस। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस ले गया? आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। बंग भंग जिसका दूसरा नाम है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में, किसके शासन काल में वापस ले लिया गया। आपको पता है 1905 में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में लागू हो गया। बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक तरफ पूर्वी बंगाल बना, दूसरे तरफ जो पश्चिम का बंगाल, जो ओरिजिनल बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, अब पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बना दिया गया। उसी समय बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ? कलकत्ता, जो भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, राजधानी का स्थानांतरण करके दिल्ली कर दिया गया। यही बंगाल विभाजन के समय में। लेकिन आपसे प्रश्न किया गया, वापिस किनके शासनकाल में किया गया? तो आपको पता है 1911 का, 1905 में हुआ। 1911 दिल्ली दरबार, उस समय जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आती है। उस समय जो लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग कौन थे भैया? उस समय के वायसराय थे। इन्हीं के शासनकाल में ये घटना 1911 का है। 1911 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया, यानी बंगाल विभाजन जो किया हुआ था उसको रद्द कर दिया। यानी अब बंगाल विभाजन नहीं रहा। यही आपको कहने का प्रयास किया है, तो इसको आप कंटेंट में देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, चलिए, यहाँ नोट्स भी है, यहाँ ध्यान देखिएगा। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग, उस समय के वायसराय हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में वापस ले लिया गया। वापस लिया यानी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार, यहाँ गलती है, दिल्ली सरकार लिख दिया, दिल्ली दरबार। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। कितनी आसान भाषा में आपको हम बताएं, कोई दिक्कत? यानी 1911 का जो फैसला 2 चीज पे आया। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा, बंगाल यानी भारत की राजधानी कलकत्ता थी, उसको उठा के उसका स्थानांतरण दिल्ली कर दिया गया। ये 2 घटना याद रखिएगा। प्रश्न पूछा है बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग, जो समय के, उस समय के कौन थे? वायसराय थे। उन्हीं के शासनकाल में इनको वापस ले लिया गया, कहे तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू हुआ था। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है क्लास? ये बताइए, क्लास बेहतरीन लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो बने रहिए, कमेंट कर दीजिएगा बहुत बढ़िया वीडियो देखने के बाद। चलिए, चलिए, अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। 87 प्रश्न लेते हैं। ठीक है, ध्यान से बनिएगा।
87वां प्रश्न लेते हैं, ध्यान से दिखाई देगा स्क्रीन पे, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्लास चल रही है, आप ध्यान से बने रहिएगा, पानी मत पीना अभी, आपको कसम है अपने माता-पिता, बहन की कसम है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ। बंगाल विभाजन, जैसे ही बंगाल विभाजन बोलेगा, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, कब लागू हुआ? याद रखिएगा दिन 16 अक्टूबर 1905 का दिन, 16 अक्टूबर 1905 को ही बंगाल विभाजन पूरे भारत में लागू हो गया। इस डेट को भी याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लेकिन कब? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो साफ कहिएगा, शोक दिवस। शोक दिवस या रक्षाबंधन दिवस, मैत्री दिवस, स्वदेशी एवं बहिष्कार का भी शुरुआत कर दिया गया। तो वही पूछा है, इस दिन को 16 अक्टूबर 1905 के दिन को कौन दिवस, किस दिवस के रूप में मनाया? तो चूंकि अच्छा काम तो नहीं किया, तो सब शोक में डूब गए, उदास हो गए, इसीलिए इस दिन को 16 अक्टूबर 1905 के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। आप यहाँ पढ़ लीजिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी दिन 16 अक्टूबर 1905 को हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी, जो रक्षाबंधन आज मना रहे हैं, उसी के तर्ज पे राखी बांध कर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई को ही हो गया, यानी पेश जो किया गया, घोषणा 19 जुलाई को हो गया। 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। पूछेगा बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में किया गया? बंगाल विभाजन किनके शासनकाल में किया गया? तो आप कौन वायसराय थे उस समय? तो आप कहना भैया, आप एक ही बात कहना, उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। यहाँ लिखा ना, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। रक्षाबंधन, राखी बांधकर, तो रक्षाबंधन भी कह सकते हैं। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम चुना। इसका मतलब भी समझिए क्या बोलना चाह रहा है। बंगाल विभाजन तो हुआ, लेकिन देश के लिए अच्छी बात तो नहीं है। अंग्रेज तो सोच रहा था कि बंगाल का विभाजन इसलिए कर दो, हिंदू मुसलमान में बांट दो, फूट डालो, राज करो। ये अलग बात है कि अंग्रेज बोल रहा था कि प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण हम बंगाल का विभाजन कर गए, लेकिन अंग्रेज के माइंड में कुछ और चल रहा था। उस समय का वायसराय बंगाल विभाजन के समय 1905 में लॉर्ड कर्जन था, इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा लग गया क्लास? चलिए, 88वां प्रश्न लीजिए, बन जाएगा। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ, लागू कब हुआ? तो कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर, देखिए सब 1905 है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए अक्टूबर अक्टूबर भी है, तो 16 अक्टूबर 1905 याद रखिएगा। 1905 में भी तीन ऑप्शन दे देगा। अक्टूबर में 16 तारीख को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ या प्रभावी पूरे बंगाल में हो गया। चलिए, 89वां प्रश्न देखिए। 89 प्रश्न कहता है स्वदेशी एवं बहिष्कार। तो वही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। इसी दिन को शोक दिवस भी कहते हैं, और इसी दिन से स्वदेशी एवं बहिष्कार, यानी अपने देश का सामान अपनाओ, हर चीज अपने देश का, स्वदेशी अपने देश का बना हुआ, और बहिष्कार करो, अंग्रेजों के प्रत्येक सामानों का बहिष्कार करो। इसी बंगाल विभाजन के दौरान ऐसा हुआ। ऐसा बंगाल की गलती हुई और हम भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार चलाया। तो कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्यों? स्वदेशी एवं बहिष्कार कब अपनाया गया, कब ऐसा कारण हुआ? वही हम भारतीयों को शौक तो नहीं था, अंग्रेजों की एक गलती बंगाल विभाजन, इससे गुस्सा होकर सभी क्रांतिकारियों ने, बंगाल के युवा युवतियों ने, पूरे देश ने इसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन का यह परिणाम था। 90 नंबर प्रश्न देखिए, 90 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 90 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। बांग्लार, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, ये कोटेशन है। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, और ये सब प्रश्न बीपीएससी शिक्षक में पूछ रहा है, ये भी देख लीजिए। जो भी प्रश्न करा रहा है, जो पूछा हुआ है, ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है, और वो भी 8 दिसंबर 2023 को ये प्रश्न पूछा गया था, और टीआरई में आ सकता है। बांग्लार माटी, बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में, चूंकि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। यह जो गीत लिखा, इसी गीत के बारे में पूछ रहा है। गीत का बोल क्या था? गीत का बोल था बांग्लार माटी, बांग्लार माटी, बांग्लार जल, ये गीत था। इसको किसने लिखा? ये एक प्रकार का विरोध गीत था, यानी अंग्रेजों के द्वारा किया गया गलती, जिसके कारण एक विरोध गीत, रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गीत लिखा था 1905 में।
बंगाल विभाजन के बाद, वही पूछ रहा है। और इसके लिए, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित कर दिया। अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती ममता बनर्जी। और इसी गीत को विधानसभा में पास करवा के पश्चिम बंगाल का राज्य गान के रूप में अब पारित भी हो गया। बंगाल में अब राष्ट्रीय गान तो अपना जनगण मन है, राज्य का कौन सा गान होगा, तो राज्य गान के रूप में भी इसको प्रस्ताव किया है। तो याद रखिएगा। चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है क्लास। बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक कौन थे? आपसे पूछा गया, रविंद्रनाथ टैगोर। और इसने ही जनगण मन, आज जो जनगण मन गाते हैं राष्ट्रीय गान, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और यही यही महान व्यक्ति थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही पहली बार गांधी को महात्मा की उपाधि दी। आज जो महात्मा गांधी कहते हैं, तो ये महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया। तो बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। आपसे पूछा इसके, इस गाना के, इस विरोध गीत के लेखक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब आते हैं मुस्लिम लीग। चलिए, मुस्लिम लीग कब हुआ? 1906 में हुआ। अब देखते देखते हैं यहाँ से क्या प्रश्न बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, 50 प्रश्न कराएंगे, ध्यान से देखिएगा सर। निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया है, होम रूल लीग यह एक आयरिश शब्द है। आयरलैंड में पहली बार होम रूल की स्थापना हुई थी पूरे विश्व में। ठीक है, रेडमांड इसके प्रणेता थे। अब इसमें से बोला नीचे, तो बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है 1916 में अप्रैल महीना में बाल गंगाधर तिलक ने अपना होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया। एनी बेसेंट ये भी की सितंबर के महीना में, और सरोजनी नायडू भी इससे संबंधित थी। तो बोला है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? तो भाई बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट भी थे, और सरोजनी नायडू भी थे। कौन नहीं था? तो भाई सब ऑप्शन तो, ये सब तो सही है, यानी ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया? चलिए इसको भी पढ़ लीजिए आप। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंध थे। आपसे पूछा नहीं थे कौन, तो भाई सब तो संबंध में थे। सरोजनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन भी गई थी। 1919 ईस्वी में क्या हुआ, यही सरोजनी नायडू ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में इनको लंदन भेजा गया। ऑल इंडिया होम रूल लीग एक स्थापना हुआ, तो 1919 में लंदन सरोजनी नायडू गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब पूछा हुआ प्रश्न साहब, सब प्रश्न बीपीएससी में पूछा है, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है, 11वीं 12वीं में। तो प्रश्न कहीं से बन सकता है, ध्यान से देखिए। इस प्रश्न को 92 प्रश्न को छोड़ दीजिए, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, तो 92 नंबर के प्रश्न को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। किताब है, किताब में पढ़ लीजिएगा कुछ चीज। चलिए 93 नंबर का प्रश्न देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिखाई देगा। चलिए 93 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा? आज जो पाकिस्तान देख रहे हैं, पाकिस्तान तो यूं ही नहीं बना होगा। मुस्लिम लीग तो 1906 में बन गया था पार्टी। तो इसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब प्रस्ताव रखा कि हमको पाकिस्तान चाहिए? तो ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी सही है, 23 मार्च 1940। पढ़िए इसके बारे में। 23 मार्च 1940, डेट याद रखिएगा। 1940 में 23 मार्च को, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। आपसे पूछा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब पहली बार पूर्णतः कहा कि हमको पाकिस्तान अलग चाहिए, अपना देश होना चाहिए? तो ये 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भारत से पृथक, यानी भारत से अलग अपना एक पाकिस्तान राज्य, यानी पाकिस्तान देश चाहिए, ये पहली बार
23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव रखा। 23 मार्च 1940 को। और 1947 में क्या हुआ? 2 देश हो गया। एक भारत बना, एक पाकिस्तान बन गया। तो पहली बार कब रखा? ठीक है? चलिए। अच्छा लग रहा है? आगे बढ़िए। आप 94 नंबर का प्रश्न देखिए, बेहतरीन प्रश्न। दिखाई देगा सर? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन क्लास चल रहा है और इस क्लास को मज़ाक में मत लीजिएगा। ये बुक मैं बता दूँ, ये बुक आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे बुक, ये वाला बुक है, दिखाई देगा? आपको मैं लिंक भी लगा दूँगा, ठीक है? आपको ये मिल जाएगा इस वीडियो के। जब वीडियो खोलते हैं तो वीडियो के साइड में, बाएँ साइड में ही लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न से मिल जाएगा। बेहतरीन बुक है। टीआरई 4 यानी टीआरई 1, 2, 3 का सब 1 से लेके 12वीं तक का प्रश्न जीएस का दिया हुआ है। इसी बुक हम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और बाकायदा इसका लिंक भी आपको हम दे देंगे, ठीक है? चलिए। आप पूछना चाह रहे थे, वीडियो देखते हैं नहीं, कमेंट करते होंगे, तो बाकायदा देखिए। चलिए। 94 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 1915 में होम रूल, ये गलती है, 1916 होगा यहाँ। चूँकि पता है मैंने पढ़ाया है, 1916 में भारत में होम रूल लीग की स्थापना की गई। कौन किया भाई? एक थे तिलक, बाल गंगाधर, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एक एनी बेसेंट। दोनों ने अपना-अपना होम रूल लीग स्थापित किया। ठीक है? तिलक का लगभग 6 6 जगह पे ब्रांच था, लेकिन इससे ज़्यादा एनी बेसेंट का पूरे भारत में 200 प्लस ब्रांच था। समझ सकते हैं आप। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यहाँ भी प्रश्न बनता है, भारत में होम रूल लीग किसके द्वारा शुरुआत किया गया? भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया? तो 2 नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। पहला प्रश्न तो यही बनता है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। दूसरा, अब आगे पढ़िए। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। पहली बार विश्व में होम रूल का मतलब क्या? स्वशासन, अपने देश में अपने लोगों के द्वारा शासन स्थापित किया गया हो, यानी हमें आजादी चाहिए, इसीलिए भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। और ये कहां से लाया? सबसे पहले आयरलैंड में हुआ। आयरलैंड में कौन लाया? विश्व में सबसे पहले आयरलैंड में आया और यही आयरलैंड के तर्ज पे इंडिया में भी एनी बेसेंट और तिलक बाबू ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना किया। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए। ये भी प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? अब दोनों का नाम तो आता है, तिलक और एनी बेसेंट, दोनों नाम ठीक है। पहले कौन किया? तो याद रखिएगा, स्थापना तो 1916 में हुआ, लेकिन अप्रैल महीना सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में कर लिए, अप्रैल 1916 में। सितंबर 1916 यानी 3-4 महीना बाद जाके एनी बेसेंट ने स्थापना किया। तो यहां से भी प्रश्न बनता है। ठीक है? चलिए। तो वही पूछा, 1916 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? तो आपको पता है, ये तो होगा नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले भी, ये भी नहीं होगा। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो यहाँ तो बाल गंगाधर तिलक है नहीं, यानी एक ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा साहब, बेहतरीन प्रश्न। मुस्लिम लीग जैसे ही आया तो याद रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अब मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में जाके मुस्लिम लीग में ज्वाइन किए, याद रखिएगा। और 1906 में दादा भाई नागौजी के सचिव हुआ करते थे। कौन? यही गुजरात मूल के कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में जाके पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी बने, वो अलग बात है। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो इस डेट को याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939 को पढ़ लीजिए। 22 दिसंबर 1939, इसी डेट को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1939 में 22 दिसंबर, 1940 के लास्ट महीना में 22 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। दिखाई देगा? चलिए। पहला प्रश्न ले लीजिए।
96वें नंबर प्रश्न क्या बोलता है, किस स्थान पे बीजी मतलब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया? होम रूल जैसे ही भारत में कब स्थापना हुआ, याद रखिएगा 1916। कौन कौन किया, एनी बेसेंट और बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया। सबसे पहले किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने किया, अप्रैल 1916 में। 4-5 महीना बाद में जाके एनी बेसेंट ने किया था। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक वाला जो होम रूल था, इन्होंने जो स्थापना अप्रैल 1916 में किया, तो कहाँ पे किया, तो इन्होंने पूना में किया था। कौन सा जगह पे, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक बोल रहा है, तो याद रखिएगा अप्रैल 1916, ये तो पढ़ाई दी है। बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में, पुणे एक जगह है बेलगांव, पुणे के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। पहला प्रश्न तो ये बन गया जो बीपीएससी में पूछा है, ठीक है। जबकि अब कभी कभी एनी बेसेंट के बारे में पूछ देगा, एनी बेसेंट ने कब होम रूल लीग की स्थापना किया, एनी बेसेंट तो सितंबर में, 1916 में ही हुआ, दोनों ने किया, लेकिन आगा पीछा, पहले बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में और बाद में एनी बेसेंट सितंबर में की। जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया। ये भी एक प्रश्न है, कहाँ की, मद्रास से। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पे होम रूल की स्थापना की, बाल गंगाधर तिलक, तो बोलिएगा बेलगांव के पुणे, कहीं बेलगांव देगा या पुणे। लेकिन एनी बेसेंट ने कहा किया, तो मद्रास। प्रश्न यहां से भी तो बन सकता है, अगर प्रश्न बीजी तिलक पे पूछा है तो एनी बेसेंट पे ही पूछ सकता है, तो क्या नहीं पढ़ेंगे। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया, मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य था भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। स्वशासन का मतलब अपने देश पे अपने लोगों के द्वारा, अपने मतलब अपने लोगों के द्वारा अपने देश पे अपना शासन होना चाहिए। देश मेरा और गुलामी हम करें, शासन कोई और करे, नहीं, अपना देश स्वशासन। इसीलिए होम रूल का मतलब, होम मतलब घर, रूल का मतलब शासन, अपने घर पे अपना शासन, अपने लोगों का शासन होना चाहिए। तो होम रूल का एक ही उद्देश्य था, सामान्य उद्देश्य, एक ही लक्ष्य था कि भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की लीग महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में था, मध्य प्रांत में था और बाग, लगभग 6 जगहों पे इनका ब्रांच था बाल गंगाधर तिलक का। लेकिन एनी बेसेंट का पूरे भारत में 200 से ज्यादा जगह पे ब्रांच था, काम करती थी। एनी बेसेंट लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। यहां तक कोई दिक्कत है, मैं पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं तो बोलिए, आदेश दीजिए, पानी पी लूं मैं। चलिए पानी पी लेते हैं, ठीक है, आप वेट कीजिए, आप भी पी लो पानी। चलिए पानी पी लिए, पानी पी लिए आप लोग। क्लास कैसा लग रहा है, चलिए रेस्ट कीजिए, 1 मिनट के लिए रेस्ट कीजिए। क्लास बेहतरीन होगा, मेरा उम्मीद है कि आपको मैं बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास कर रहा हूँ। बुक सब पढ़ता है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन अगर बता रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, व्याख्या दिया, तो वहां से भी प्रश्न बनेगा। अगर एक प्रश्न अगर इस व्याख्या से मिल रहा है, तो 2 प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है। तो बीपीएससी के पैटर्न को पकड़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ ये, टीआरई 2, टीआरई 1, टीआरई 3 में क्या पूछा, उसको स्टडी कीजिए, प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। इसीलिए मैं रक्षाबंधन पे ये स्पेशल दे रहा हूँ। ये मिठाई है बहन, जो बहन हमसे नहीं मिल पा रही है लेकिन ऑनलाइन देख रही है, उनको मेरा ये मिठाई है, भाई की तरफ से आशीर्वाद रूपी मिठाई आपको हम खिला रहे हैं। शायद ये एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए 97 नंबर प्रश्न देखिएगा। 97 नंबर प्रश्न ये नहीं पढ़ा है, इसको बस देख लीजिए। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने किया? ये प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है, री एग्जाम जो हुआ था, कैंसिल वाला नहीं, 1 to 5 में। जो भी 1 to 5 के देख रहे हैं, मैंने बोला ना आधुनिक भारत के इतिहास से 1 to 5 में लगभग 16 से 18 प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान से पढ़िए। तो ये भी प्रश्न पूछा है, लंदन में जाकर सर कर्जन वाइली, ये भी अंग्रेज हुआ करते थे, इनको मार दिया, इनकी हत्या किसने किया, कौन किया? तो इनकी हत्या किसने किया? मदन लाल धिंगरा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़िए थोड़ा, यहां से भी प्रश्न पूछता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी जिनका नाम महान सपूत मदन लाल धिंगरा था, उन्होंने, मदन लाल धिंगरा 1909 में
याद रखिएगा 1 जुलाई 1909 को लंदन में जाकर ये क्रांतिकारी थे महान मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली इनकी हत्या किया। आपसे पूछा ना करजन वायली की लंदन में जाकर किसने किया? मेरे साथ बोलिए ना, मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा ने 1909 में, जुलाई का महीना था, 1 जुलाई 1909 को 1 जुलाई 1909 को 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी। करजन वायली की हत्या किसने की? तो बोलिएगा मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा, करजन वायली। मदन लाल धिंगरा, करजन वायली की हत्या करते हैं 1 जुलाई 1909 को लंदन में, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त यानी 1 जुलाई को क्या हुआ? इनका मर्डर करते हैं, यानी इनको मौत के घाट उतार देते हैं। कौन? मदन लाल धिंगरा। और 17 अगस्त, 1 महीना बाद, 1 महीना 16 दिन बाद, यानी मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेंटन विलेज जेल में, पेंटन विले यानी मदन लाल ढींगरा जो थे, इनको एक जेल था पेंटन वेल जेल में इनको फांसी दे दिया गया। उधम सिंह। और इतना एक प्रश्न यहाँ से ही बनता है, आपको पता है जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1909 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार, तो इसका बदला उधम सिंह लेते हैं 1940 में। यही उधम सिंह महान सपूत भारतीय क्रांतिकारी ने, मार्च का महीना था 1940 में, लंदन में, वही लंदन में जाकर माइकल ओडायर, यही माइकल ओडायर था उस समय का गवर्नर हुआ करता था, और जिसने गोली चलवाई थी। तो उधम सिंह ने इसके इसके चुत्तर में जाकर 34 गोली दागा। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, गुस्सा में बोल रहा हूँ। जलियांवाला बाग नरसंहार वाला टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, आपका दिल दहल जाएगा। बस पढ़िए मजा से। मैं कहानी को कहानी रूप में पढ़ा रहा हूँ मस्ती के लिए, और याद भी हो जाए। तो उधम सिंह ने माइकल ओडायर को कब मारा? तो याद रखिएगा 1940 में मारा था, मार्च 1940 में लंदन में जाकर मारा। फिर आपसे पूछ दिया करजन वायली की हत्या किसने किया? लंदन में जाकर किया, 1909 में किया था। कौन? मदन लाल धिंगरा ने किया था। और इनको 1.5 महीना बाद 17 अगस्त को वहीं पे पेंटन विलेज जेल में इनको फांसी भी दे दिया गया। सलाम है ऐसे सपूत को, नमन है। चलिए, अच्छा लग गया क्लास? चलिए, 98 प्रश्न देगा, 98 नंबर पर प्रश्न है, ठीक है? चलिए, क्या बोलता है? किसने और किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या किया था? ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 में 6ठी से 8वीं वाले को पूछा था, जो एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर बाद में हुआ। लेकिन बीपीएससी ने पूछा तो है। देखिए ना, बेहतरीन प्रश्न पूछा है। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट, ये नाम था, एयरस्ट नाम भी पढ़ नहीं पाते, बताइए ऐसा-ऐसा नाम था, की हत्या किया। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए किसने किया भाई? चापेकर बंधुओं। चापेकर बंधुओं थे, 2 भाई थे, 2 भाई, जिनका नाम था दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि, और साथ में वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे, रैंड, और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयरस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पे बहुत अत्याचार किया था। किसने किया? रैंड। भारतीयों पे बहुत, रैंड नाम का जो है, वो भारतीयों पे बहुत अत्याचार किया, और उसको ही मारने का प्लान था। लेकिन गलती से क्या हुआ? अतः अतः चापेकर बंधु, जो चापेकर बंधुओं थे, उनका वास्तविक लक्ष्य रैंड को ही मारना था, लेकिन गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या गलती से हो गई। यानी आपसे प्रश्न पूछा कि किसने एयरस्ट की हत्या किया? तो भाई खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये तो 1908 वाला कांड है, ये तो नहीं होगा। मदन लाल ढींगरा, जो ये भी नहीं होगा, ये लंदन में जाके मारे थे, ये भी नहीं है। दामोदर और बालकृष्णन, ये सही है, ये 2 भाई थे, चापेकर बंधु थे। दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि, इन्होंने 1897 में प्लेग समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इनको मार गिराया था। तो ये कहानी है। चलिए, 99 नंबर सवाल पढ़िए पहले आप। देश के बाहर, आज जो अपना देश भारत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे आया? देश के बाहर, यानी देश के बाहर भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, अमेरिका हो, जापान हो, सिंगापुर हो, लंदन हो, वहां भी
ऐसी गतिविधियां चलाई जा रही थी कि जिससे कि भारत आजाद हो जाए। वही प्रश्न पूछा है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थाई, अस्थाई नहीं, परमानेंट नहीं, यानी कि नॉन परमानेंट कोरस्पोंडेंस का है, अस्थाई सरकार को संगठित करने का कौन काम कर रहा था, तो इसके बारे में भी जान जान लीजिए। चलिए, ये दो नाम है, इस दो नाम को हम बताने का प्रयास करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप थे जिन्होंने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार के गठन का प्रयास किया था। यही राजा थे प्रताप जी, महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर अस्थाई सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थाई सरकार गठित किया। यही राजा महेंद्र प्रताप थे जो 1915 में अफगानिस्तान में जाकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थाई सरकार की गठित किया। जबकि सुभाष चंद्र बोस, याद है ना ये नाम, 1938 और 1939 में, याद रखिएगा, अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार यानी आजाद हिंद फौज सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन दिया था। प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न भैया आपसे पूछा है, चलिए प्रश्न को भी देख लेते हैं, बन जाएगा आपको। प्रश्न क्या बोला है? ओफ, हाँ, प्रश्न आपसे पूछा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। प्रश्न पूछा था, देश के बाहर स्वतंत्र भारत, यानी देश के बाहर कैसा भी देश हो, जापान हो, जर्मनी हो, सिंगापुर हो, अमेरिका हो, लंदन हो, तो देश के बाहर तो वही सब देश हुआ, कहीं भी हो। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार को संगठित करने में किसका किसका हाथ था? तो रास बिहारी बोस तो था नहीं। हाँ, राजा महेंद्र प्रताप, पढ़े ना, 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अफगानिस्तान में जाकर, देश के बाहर जाकर, यानी अफगानिस्तान बगल वाला देश में जाकर अस्थाई सरकार गठित किया था। और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों नाम, सुभाष चंद्र बोस जो 1943 में आजाद हिंद फौज का संगठन बनाया, और जर्मनी और जापान ने सहयोग किया। तो देश के बाहर कौन कौन, तो देश के बाहर कौन कौन काम किए अस्थाई भारत के लिए? तो एक राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस। दोनों आंसर सही है, बी और सी दोनों सही है, तो दोनों पे तो क्लिक कीजिएगा नहीं। तो ए बी सी, और यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए साहब, यहाँ ए बी सी डी आई, ई में क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, या डी में क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक उत्तर सही है। राजा जो कौन है, राजा महेंद्र प्रताप, वो भी सही है। और सुभाष चंद्र बोस भी तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में जाकर स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार बनाई थी, और जिसको जर्मनी और जापान ने अपना समर्थन दे दिया था। तो दो नाम है, राजा महेंद्र प्रताप और दूसरा सुभाष चंद्र बोस, जो देश के बाहर जाकर इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए अस्थाई सरकार बनाने का काम किया। तो दो, बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ राजा ये लिखा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक गलत उत्तर है, बी नहीं होगा। खाली महेंद्र बाबू ने नहीं किया था, सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था काम, दोनों ने काम किया, ये अलग देश में किया, ये अलग देश में, तो आंसर डी होगा। क्योंकि दो ऑप्शन सही है, एक से अधिक, यहाँ डी होगा, सही कर लीजिएगा। चलिए 100वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है। 100वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? ऐसा बम जो आपको डराने के लिए हो, धुआं धुआं हो लेकिन आदमी नहीं मरे। हानि रहित यानी इससे आदमी को कोई हानि नहीं हो, हानि रहित का मतलब यही हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। पढ़िए इसके बारे में। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य, उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये भी प्रश्न पूछता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किससे, कौन से पार्टी से जुटे हुए थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे ये जुटे हुए थे, यानी इसी के सदस्य हुए। तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल, कौन से बिल के विरोध में? पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे केंद्रीय विधानसभा में। यहां से 3-4 प्रश्न बन रहा है। पहला प्रश्न बोलेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से कौन कौन जुटे हुए थे, या बोल देगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कौन एसोसिएशन से जुटे हुए थे, किनके वो सदस्य थे, किनके? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के वो लोग सदस्य थे, और किसके विरोध में?
केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जो 1929 में बम फेंक दिया था विधानसभा में जाके, किसके विरोध में? कौन सा बिल पास हो रहा था जो ये लोग नहीं चाहते थे कि नहीं हो? तो भैया पब्लिक 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 सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसी के विरोध में जाके बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। तो यहाँ जवाब क्या होगा? जतिन दास तो फेंका नहीं था, चंद्रशेखर आजाद फेंका नहीं था, तो यहाँ ऑप्शन में तो एक ही दिया है, बटुकेश्वर दत्त, और साथ में भगत सिंह भी फेंके थे, तो भगत सिंह तो दिया नहीं है, अकेला उत्तर ये है, इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब अगर भगत सिंह भी दे दिया था, एक ऑप्शन में भगत सिंह एक में ये, तो दोनों सही होता, दो ऑप्शन, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी मार देते तब, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है, तब डी। ठीक है, चलिए। क्लास बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत? हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो ना। ठीक ठीक। तो यहाँ आप देखिए क्या है, ये हो गया 8 अप्रैल 1929 को, ये पढ़ लिए। चलिए 101वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है। 101वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है। 101वां प्रश्न बोलता है, गदर पार्टी, गदर मूवी देखे है ना, गदर मतलब गदर मचा देना, मारपीट करके। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ये बात होगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब यूएसए, जो यहाँ के आज राष्ट्रपति कौन है? ट्रंप बाबा। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको अमेरिका अमेरिका बोलते हैं, उसका पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को एक स्थान है, सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ था। तो कब हुआ? आपसे प्रश्न पूछा गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ, तो आप बोलिएगा फ्रांस में हुआ नहीं, जर्मनी में हुआ नहीं, कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कब किया गया भाई? तो 1913 में किया गया। कब किया गया? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया गया। क्या उद्देश्य था? गदर पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या था? क्या लक्ष्य था? एक ही लक्ष्य था कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना है, यानी गुलामी से, गुलामी के चंगुल से वापस आके जीत के अपने देश को आजाद कराना है। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी को बनाने वाला कौन था? संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना, ये उस समय के अध्यक्ष थे, यानी संस्थापक थे, और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, यानी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया, बनाया, लेकिन उसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? सरदार सोहन सिंह भाकना थे। अच्छा लग गया क्लास? चलिए। अब 102वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है। 102वां प्रश्न क्या बोलता है, इसको भी पढ़िए। आपको पता है 1913 में कौन सी पार्टी बना? गदर पार्टी। गदर पार्टी कहाँ बना? कहाँ बना? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में बना। ठीक है। तो किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया? 1913 में ही एक समिति थी, अनुशीलन समिति, वो देश में काम चल रहा था, लेकिन उसका एक ब्रांच ऑफिस, शाखा पटना में खोला। तो पटना में कब खुला, किसने खोला, इसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको यही होगा, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। फिर भी देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या निकल के आता है। चलिए यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर ये मैंने बताया था सही है। अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना 1913 में हुआ, जिसकी एक शाखा पटना में, किसने बनाया? सचिंद्र नाथ, सचिंद्र नाथ सान्याल, याद रखिएगा ये नाम, सचिंद्र नाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में स्थापित किया। यानी अनुशीलन समिति तो बना हुआ है, लेकिन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में, आपसे पूछा बिहार की राजधानी पटना में कौन, किसने स्थापना किया पटना में, तो आप कहिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति था, यानी ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने का ये भी इनका भी उद्देश्य था। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को प्रमथनाथ मित्रा तथा बागेंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में किया था। एक्चुअली 1902 में ही अनुशीलन समिति बनाया गया, लेकिन पटना में किसने लाया? अनुशीलन समिति को पटना में स्थापित किसने किया? 1913 की बात हो गई है, तो बोलिएगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। और ये अनुशीलन समिति कब बना?
कलकत्ता में बना 1902 में ही, मार्च 1902 में बन गया था। ठीक है, चलिए, अच्छा लग रहा है क्लास? सब प्रश्न बीपीएससी पूछा हुआ है, बताइए। अब ये प्रश्न देखिए साहब, ये प्रश्न देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे विद्रोह किया था? ये दो नाम याद रखिएगा, चिश्ती खान और डुंडे खान के बारे में पूछ रहा है, पढ़िए। गदर पार्टी कब बना? गदर पार्टी 1913 में बना, संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था, आपको पता है। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुंडे खान ने सिंगापुर देश से बाहर दूसरे देश में सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया। इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था, बनाया गया। स्वर्ण सिंह भाकना इसके संस्थापक थे। स्वर्ण सिंह भाकना कौन थे? इस पार्टी को बनाया था स्वर्ण सिंह भाकना। 1913 में गदर पार्टी बना। कहाँ? अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, वहां बनाया गया। और इसी पार्टी से प्रभावित होकर ये जो नाम है चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया। कहाँ पे? सिंगापुर में विद्रोह किया था। यानी किस पार्टी से? गदर पार्टी से प्रभावित होकर। गदर पार्टी इनको अच्छा लगा होगा, इनकी बातों को समझे होंगे। जैसे आजकल लोग जनस्वराज को पसंद कर रहे हैं, पार्टी तो बहुत है बिहार में भी, लेकिन जनस्वराज के प्रति लोगों की भावनाएं ज्यादा जाग रहा है, चूंकि वो सही बोल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए हम चेक कर लेते हैं। चलिए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बेहतरीन क्लास चल रहा है। बीच में बातचीत नहीं कर रहे, चूंकि क्लास डिस्टर्बेंस नहीं, चूंकि 50 प्रश्न लेना है। कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा क्लास, ठीक है। चलिए, यूथ कंपटीशन का बुक है, ले लीजिएगा ध्यान से। चलिए, 104 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोलता है। 104 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ? कौन कांड किया था भैया? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। नाम याद है ना? 1908। तो जैसे ही आएगा 1908, आंख मूंद के मार देना। फिर भी पढ़ लो। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस एवं उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। यही प्रफुल्ल चाकी जो अपने आप को पुलिस से बचने के लिए जब भाग गए थे, तो अपने आप को गोली मार लिए, लेकिन खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में इनको जाके फांसी दे दिया गया। और आज भी उस सेंट्रल जेल का नाम खुदीराम बोस सेंट्रल जेल है, मुजफ्फरपुर में। ये कांड मुजफ्फरपुर में घटा, वहां बम फेंका गया, इसीलिए मुजफ्फरपुर बम कांड था। कब घटा? 1908 में, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछता है और लगातार मैंने पढ़ाया भी है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। जितना मैंने पढ़ाया है उतना को मैं रिवीजन करवा देता हूँ। चलिए, ये भी प्रश्न देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। 105 नंबर देखिए। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अरे हम आप सोचते हैं ना आज की लंदन कैसे जाएं, उस जमाने में देखिए शिक्षा का क्या महत्व था। लंदन यूं ही नहीं पहुंचते होंगे, सब अच्छे घर के होंगे, पढ़े लिखे होंगे। चलिए, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर था। लंदन में जो अभिनव भारत था उसका संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर। यानी ऑप्शन नंबर ए नाम से ही सही है। फिर भी पढ़िए। इन्होंने, यानी कौन? विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई गणेश दामोदर, ये दो भाई होंगे, तीन भाई, तो दोनों भाई मिलकर, इनके संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने अपने भाई को भी ले आया साथ में, गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में भारत में इसकी स्थापना की। 1904 ईस्वी में बंगाल विभाजन से पहले इन्होंने भारत में इसकी स्थापना किया। कौन सी पार्टी? अभिनव भारत। इनका उद्देश्य क्या था? विनायक सावरकर और इनके भाई गणेश सावरकर ने आज नहीं, 1899 1904 से पहले ही भारत में ही नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला भी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दो भाइयों के द्वारा पार्टी का स्थापना 1899 में किया। बाद में जाकर 1904 में अभिनव भारत का भी इन्होंने स्थापना किया, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हो गया। मित्र मेला इन्होंने बनाया था 1899 में, इसी को नाम बदल के 1904 में क्या कर दिया? अभिनव भारत कर दिया। इसके अतिरिक्त सावरकर, ये जो दोनों भाई थे, कौन? विनायक विनायक दामोदर सावरकर, जो भाई थे विनायक सावरकर, ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े, तथा वर्ष 1937 में 37 से 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई दो पुस्तक महत्वपूर्ण है। इन दो भाइयों के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, इनको भी याद कर लीजिए। पहला द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और दूसरा बुक इन्होंने लिखा हिंदुत्व, हिंदू कौन है। ये दो बुक को इन्होंने प्रमोशन किया, किताब लिखा।
तो विनायक दामोदर सावरकर यही संस्थापक थे अभिनव भारत के। यानी अभिनव भारत कैसे बना? मित्र मेला, मित्र मेला पहले इन्होंने 1899 में बनाया, इसी का नाम बदलकर 1904 में कर दिया अभिनव भारत। अभिनव भारत के संस्थापक इसके मेन कौन थे? तो दामोदर सावरकर। बाद में अपने भाई गणेश को भी इसमें जोड़ लिया और यही खेला मेला हुआ था। सभी का एक ही शौक था कि भारत को आजादी कैसे मिले। ठीक है, अब बहुत 50 प्रश्न के करीब हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा यहाँ सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विदेश में अपने देश छोड़ के दूसरे देश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? सबसे पहली बेर विदेश में जाकर अपने देश का झंडा किसने फहराया? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसने भैया? नाम याद रखिएगा, एक ही नाम है, भिकाजी कामा। इसके बारे में पढ़िए। मैडम भिकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी जर्मनी में जाकर, जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में जाकर भारतीय झंडा फहराया था। यही मैडम भिकाजी कामा 1907 में पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में जाके वहां पे झंडा फहराई थी। और भिकाजी कामा को ही भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि भारतीय क्रांति की जननी माता कौन थी? तो माता तो पुरुष होगा नहीं, कोई माँ ही होगी, कोई स्त्री होगी। तो भारतीय क्रांति की जननी कौन थी? तो आप बोलिएगा मैडम भिकाजी कामा। वही प्रथम महिला थी, पहली बे 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जाके भारतीय झंडा लहराई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है सर। चलिए ये प्रश्न देखिए क्या पूछता है। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरठ षड्यंत्र, इसको पढ़ लीजिए बस। मेरठ चूंकि पूछा हुआ है, मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक जो ब्रिटेन के थे, अंग्रेजी थे, फिलिप स्पेट, बेन ब्रेडली और चेस्टर हचिनसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी और के एन काटजू, एमसी कांगला आदि ने पैरवी की थी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सब पढ़ाए हुए हैं, देख लीजिए। भागिएगा मत, 50 प्रश्न होगा तभी जाएंगे। जालियावाला बम कांड, जालियावाला बाग कांड, जो नरसंहार 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद है ना? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी पढ़ लीजिए। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी, तो देख लीजिए। बहुत बढ़िया, इसको बस पढ़ डालिए, आप पढ़ना है, कुछ प्रश्न को पढ़ डालिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं बढ़िया से। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाई बना गए एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ, कहे तो इमाम पीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया। एवं एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई। यानी देश में भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बना रहे, इसीलिए क्या हुआ, हिंदू को मुसलमान के मस्जिदों में भेजा कि जाइए वहां पे बात कीजिए, बैठिए, और मुसलमान को हिंदू के मस्जिद में। वही बात यहाँ पे कहने का प्रयास किया। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 में क्या हुआ, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद में भेजा गया और मुस्लिम नेता थे सैफुद्दीन किस्लू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दे दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी प्रश्न पढ़ लीजिए, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, इसको पढ़िए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आंदोलन एम के गांधी ने शुरू किया था? असहयोग, असहयोग आंदोलन पता है, 1920 से लेकर 22 तक चला असहयोग आंदोलन। तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 44 तक चला।
महात्मा गांधी द्वारा शुरू शुरू किए गए ये जन आंदोलन था। वैसे गांधी ने तो बहुत आंदोलन किया, लेकिन निम्नलिखित में ऑप्शन जो दिएगा वही नहीं देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन तो गांधी तो नहीं किए थे, इतना पता है। इतना पता है, असहयोग भी गांधी ने किया था और भारत छोड़ो भी, यानी दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिएगा और बुक ले लीजिएगा यूथ कंपटीशन का, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 111 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोलता है। 111 नंबर प्रश्न देखिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 111 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोलता है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 22 तक चला। इसको कब बंद कर दिया गया, निलंबित कब कर दिया गया? तो आपको पता है 1922 में एंडिंग हो गया, तो इसका आंसर बी होगा। पढ़ लीजिए। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित यानी खत्म कर दिया गया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है, यानी उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, वहां के एक कस्बा है, छोटा सा गांव है चौरी चौरा। इसी घटना में 22 पुलिसकर्मी सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। जब ये कांड हुआ, गांधी जी को बहुत दुख हुआ और गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन का, अब हम असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं। वही बोला, कब निलंबित किया गया, कभी कब खत्म कर दिया गया? 1922 में गांधी जी गुस्सा होकर 1922 में बंद कर दिए। क्यों? क्यों? तो चौरी चौरा वाला जो कांड हुआ था, जहां पे लगभग 22 पुलिसकर्मी और 23 लोगों को जिंदा जला दिया, चूंकि जो गलत है, नहीं मानना चाहिए था किसी को। चूंकि हमेशा गांधी जी बोलते थे हिंसा नहीं करना, अहिंसा का बात करते थे। ये घटना हुआ, गांधी जी को दुख हो गया, इसीलिए बंद कर दिए। चलिए 112वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है। निम्नलिखित या नीचे दिए गए ऑप्शन में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? यानी जो खेती करते थे, जो किसान थे, कृषक थे, उनका क्या मांग था? यानी असहयोग आंदोलन में गांधी जी को बोले हम साथ देंगे, लेकिन मेरी भी एक मांग है। क्या मांग थी भाई? नीचे दिए गए मांग क्या थी, पढ़िए। असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 22 में चला, 22 में खत्म कर दिया गया, चौरी चौरा वाला कांड। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो किसान थे, किसानों की प्रमुख मांग क्या-क्या थी? पहला मांग था कि राजस्व में कमी कीजिए, यानी उन्होंने साफ कहा असहयोग आंदोलन में हम लोग साथ देंगे, लेकिन एक शर्त है, गांधी जी आप ये हमारी बात को पहुँचाइए, हमसे जो राजस्व है, यानी हमसे जो टैक्स लिया जाता है, उसमें कमी किया जाए, बेगारी का उन्मूलन किया जाए, साथ में ज़मींदारों का बहिष्कार, यानी ज़मींदार लोग हम किसानों को लूटता है, उसका भी बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने भी मांग किया, जो आदिवासी समाज के थे, जो किसान थे, उन्होंने भी कहा मेरी भी मांग है कि वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने दिया जाए। बताइए ये हालात था गुलामी में। अंग्रेज बताइए वन क्षेत्र यानी जंगल में भी जानवर को खाना खाने नहीं देते थे। तो सभी की मांग था ईंधन की लकड़ी, यानी उस जमाने में खाना तो गैस सिलेंडर था नहीं, तो लकड़ी से ही बनता था और अंग्रेज लकड़ी काटने देते नहीं थे, जिससे आदिवासी गुस्सा में थे। तो ईंधन की भी लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग इन खेतिहर किसानों ने असहयोग आंदोलन के दौरान किया। यानी राजस्व में कमी किया जाए, बेगार उन्मूलन किया जाए, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। ये 3 मांग खेतिहर का था, यानी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? उपयुक्त यानी ऊपर दिए गए सब ऑप्शन सही है, एक से अधिक सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा लग रहा है? चलिए, अब आते हैं 13वां प्रश्न, ठीक है? चलिए, फटाफट लेते हैं। ये भी पढ़ाएँगे, यूट्यूब पे पढ़ाएँगे बढ़िया से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग, इरविन समझौता सब पढ़ाएँगे। फिलहाल आप देख लीजिए, रक्षाबंधन पर ये एमसीक्यू करवा रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। आपसे पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, हम सब पढ़ाएँगे यूट्यूब पे विस्तार से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मेरे साथ बोलिए, प्रथम गवर्नर जनरल गोलमेज सम्मेलन के समय प्रथम लॉर्ड इरविन था। इनका कार्यकाल 1926 से लेके 1931 तक था, यानी 5 साल का कार्यकाल होता था। तो 1926 से लेके 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे। चलिए 114वां देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ किसने बनाया? किसने स्थापना 1932 में किया था? किसने भाई? नाम से ही लगता है, जो आज कल एससी-एसटी चलता है, जो दलित समाज को उस ज़माने में शोषित करता था, सब उसको यूज़ करता था। तो हरिजन मतलब कौन? जो एससी-एसटी समाज से आते हैं, उनको
दलित से अच्छा कहना है हरिजन। हरि मतलब भगवान के ये लोग दूत है। तो गांधी ने ऑल इंडिया इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किया था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका ध्येय, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य यही था, अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन के हरिजन व दलितों को उत्थान करना था, यानी दलित समाज को ऊपर उठाना, समाज में उनको शिक्षा दिलाना, उसको शोषण नहीं करना। गांधी का ये मोटो था। इसीलिए गांधी ने 1932 में ऑल इंडिया हरिजन, जैसे ही हरिजन आएगा तो गांधी को याद रखिएगा। ये जो हरिजन है, किसने नाम दिया? गांधी ने ही, महात्मा गांधी ने ही नाम दिया था। तो गांधी ने ही ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया। क्यों किया था? इसीलिए किया, इनका उद्देश्य था कि उनको छुआछूत कोई नहीं करे, उनका उत्थान करने के लिए किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 115 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोलता है। 115 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? खुदाई खिदमत गार आंदोलन, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जो बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ है, पेपर 1, याद रखिएगा। खुदाई खिदमत गार आंदोलन जो हुआ था उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम अब्दुल गफ्फार खान था, इनके नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक, हिंसा वाला पार्टी नहीं, एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में किया गया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन कब हुआ? 1929 में हुआ। गांधी जी के देखा देखी, गांधी जी से सीख के अहिंसात्मक तरीके से, इसीलिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन कहाँ हुआ था और किसने किया? अब्दुल गफ्फार खान 1929 में किए थे। ठीक है, चलिए। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बस 2-3 प्रश्न और है, खत्म। 116वां प्रश्न देखिए, पूना समझौता। जैसे ही पूना समझौता आएगा, याद रखिएगा महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। पूना समझौता जैसे ही आएगा तो याद रखिएगा, कब? 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर के बीच ये पूना समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना समझौता जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ, कब हुआ? तो बोलिएगा 1932 में हुआ। कब? 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच इस बात के लिए हुआ कि नहीं, अब दलितों को भी आप विधानमंडल में, विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व दीजिए, यानी आज के समय कहें तो टिकट दीजिए। उस ज़माने में टिकट तो मिलता नहीं था। यानी दलित समाज को भी आप विधानसभा में बैठने का मौका दीजिए। ये माँग था, इसीलिए गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना में हुआ था, गांधी और इसके बीच में। ठीक है? चलिए। अब पूना पैक्ट, पूना पैक्ट वही हुआ। पूना पैक्ट क्या है? वही पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का एक ही उद्देश्य था कि दलित वर्ग जो एससी-एसटी से आते हैं, जो हरिजन हैं, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, यानी इनको भी आज के डेट में कहें तो टिकट दिया जाए, है ना? यही बात समझ लीजिए। पूना पैक्ट या पूना समझौता यही चीज़ है, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। अच्छा लग गया क्लास? हम तो थके हैं थोड़ा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि खाना नहीं खाए, भूख लग गया है। 118 प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई? साइमन नाम था, साइमन कमीशन। 8 दिसंबर 1927, दिन याद रखिएगा, ये बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है। 8 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार की दशा दिशा पे विचार करने हेतु जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग के गठन की घोषणा की गई, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ था। आपसे पूछा, साइमन कमीशन, कमीशन नाम नहीं था, साइमन नाम था। उन्हीं की अध्यक्षता में भारत, यानी ब्रिटिश संसद, आज ना भारत में भी संसद है, तो उस ज़माने में चूँकि ब्रिटिश के गुलाम हम सब हुआ करते थे, तो ब्रिटिश संसद में ये पास हुआ कि साइमन जो व्यक्ति थे, इनको भारत भेजो, इनके साथ 8 आदमी का टीम भेजो, जाँच करने के लिए आप जो बताएँगे। तो 8 दिसंबर 1927 को, 28 होगा नहीं, 29 होगा नहीं, 8 दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कर दी गई थी और इनको भारत भेजा। इनके टीम में 7 अंग्रेज भी हुआ करते थे और जिनका भारी विरोध भारत में हुआ था। ठीक है? चलिए।
119वां प्रश्न देखिए क्या बोलता है, पढ़िए। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बस लास्ट प्रश्न आपका है, आज के लिए यही खत्म होता है, ठीक है? चलिए। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ, यही आपसे पूछा है। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इसमें क्या हुआ? महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। यानी ये जो बैठक हुआ था 5 मार्च 1931 को, गांधी इरविन समझौता कहा था। गांधी और इरविन के बीच, इरविन उस समय के वायसराय हुआ करते थे, इनके बीच समझौता हुआ। इसमें क्या क्या बात रखा गया था, इस बात को भी पढ़िए। कुछ महत्वपूर्ण समझौता हुआ, चूंकि समझौता मतलब क्या, आप और हम में मारपीट हो गया, तो हम दोनों के बीच कोई ना कोई बैठक करवाएगा, तो मेरा भी मांग होगा, आपका भी मांग होगा, दोनों में समझौता होगा, तभी आगे बात बढ़ेगी, दुश्मनी मित्रता में बदलेगी। तो समझौता में किन बातों पे बात चली? पहला, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए, यानी जिसने भी हिंसा किया है उसको आप जेल में डालो, फांसी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो भी, सबको आप छोड़ दीजिए, गांधी ने कहा, बोला ठीक है। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दीजिए, गांधी ने बोला, गांधी इरविन समझौता में गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि अब भारतीयों को मौका दीजिए, अब भारतीय नमक खुद बनाएगा, बोला ठीक है। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, बोला ठीक है हम भाग लेंगे। कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी, यानी इरविन ने कहा ठीक है भैया, ये भी बात कह देते हैं कि कह दीजिए कांग्रेस अब जो भी ब्रिटिश सम्मान उसका बहिष्कार नहीं करेगा, कहा ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दीजिए, इरविन ने यह भी कहा ठीक है कि आप ये सब हम भी मांग आपका पूरा करेंगे, तो आप भी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दीजिए। यही घटनाएं थी और आज का क्लास आपका यहाँ खत्म होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास बेहतरीन लगा होगा। मेरा प्रयास अगर सफल तब होगा जब आप इसको पढ़ के, समझ के याद हो जाए। और पुराना वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब पे जाइए, नौकरी तक सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में आधुनिक भारत का इतिहास है, क्लास 1 से क्लास 10 तक क्लास देखिए। जितना मैंने बताया है सब रिवीजन हो जाएगा और जिस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ाया है मैं आगे लगातार लेता रहूंगा। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये 50 प्रश्न आधुनिक भारत से लिए हैं, आप गिन लीजिएगा, एक्यूरेट 50 प्रश्न लिए हैं। और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, आपके दोस्त यार उसको भी भला हो जाए। और शेयर इसलिए कीजिए, कहो है ये वीडियो देखो, ये वीडियो तुम भी देखो हम भी देखते हैं, इसके बाद आपस में हम दोनों प्रश्न पूछेंगे, इससे फायदा होगा। 50 प्रश्न लिए लेकिन यहाँ से लगभग 100 प्रश्न बनता है। अब जो प्रश्न बीपीएससी ने पूछा वही पूछेगा, ये जरूरी तो नहीं है। इसका जो व्याख्या दिया है यहाँ से भी तो प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैंने व्याख्या आपको पढ़ते हैं। व्याख्या पढ़ने का उद्देश्य मेरा इतना ही है कि प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है? तो खुश हो जाइए, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा क्लास तो धन्यवाद, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, चादर तानिए, एसी चलाइए, पंखा में छत में जाके सोइए, आपकी मर्जी। सफल वही होगा जो पढ़ेगा। विश्वास अपने आप पे रखिए, ऊपर वाला आपको रिजल्ट देगा। जय हिंद, जय भारत।